हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं विवेक सर मालविक एजुकेशन चैनल के प्लेटफॉर्म पे आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं इस केमिस्ट्री की क्लास में। और देखो बेटा, आज लेक्चर नंबर 6 चलेगा। क्लास 12th से है। चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें एक दो लेक्चर और बचे हुए हैं और ये फर्स्ट चैप्टर आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके पहले हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं और जिन बच्चों ने नहीं देखा तो वो जाके प्लेलिस्ट पे देखें। और इस चैनल पे बेटा आपको कंप्लीट केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, कंप्लीट केमिस्ट्री, चाहे वो क्लास 10th की हो, चाहे 11th की हो, चाहे 12th की हो, चाहे आपकी नीट और जेई की हो। कंप्लीट केमिस्ट्री मेरे द्वारा पढ़ाई जाएगी इस चैनल पर। और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी और भी एक्सपर्ट फैकल्टी धीरे धीरे आएगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसमें कंप्लीट आपको मटेरियल मिलेगा पढ़ने को। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो टॉपिक आज के क्या है। पहला टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ना और समझना कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके बारे में हमें पढ़ना है और समझना है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इसमें पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, वांट फैक्टर, ये सब पढ़ने के दौरान थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों को हम लोग देखेंगे कि सीबीएसई बोर्ड में कैसे आपके क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में लिखा हुआ है। तो देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, थोड़ी नॉर्मल लैंग्वेज हम लोग बातचीत कर लेते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो समझना जरा, सॉल्यूशन के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती हैं जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं। किस पर डिपेंड करती हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। सॉल्यूट के मास पर नहीं करती हैं। मास हो, साइज हो, वेट हो या उसका नेचर हो, उन पे नहीं डिपेंड करती। वो कितने पार्टिकल में टूट रहा है सॉल्वेंट के अंदर जाके, उस पे जो भी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी डिपेंड करती हैं, उन सारी प्रॉपर्टी को हम लोग बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है 4। ठीक है, पहला कौन सा होता है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथी होती है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के डेफिनेशन जो मैं आपको बता रहा था इधर भी लिखी हुई है, समझना। द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन विच आर डिपेंड ओनली ऑन द, ओनली ऑन द लिखा है ना, ओनली ऑन द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। तो देखो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करे या टोटल कंसंट्रेशन ऑफ द पार्टिकल इन द सॉल्यूशन एंड आर नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल के नेचर पे डिपेंड ना करे कि सॉल्यूट कैसा है, जैसे ना उसके शेप पे डिपेंड करे, ना साइज पे, न्यूट्रल है कि चार्ज है, इन सब पे नहीं। तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी क्या कहलाती है बेटा? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके बाद है, इसके बाद है अगर कोई प्रॉपर्टी नेचर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड कर रही है, नेचर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड कर रही है, तो उनको हम किस तरह की प्रॉपर्टीज कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर है? तो हमारे एग्जाम में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन आती है और चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, चार के चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिटेल में पूछी जाती हैं। इनके न्यूमेरिकल आते हैं, इनके कॉन्सेप्ट आते हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से समझिएगा, है ना। तो चलो और आगे देखते हैं हम लोग। 4 है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये पूरा वर्ड आपको अच्छे से आना चाहिए, ऐसे नहीं कि आपने लिख दिया लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, नहीं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पूरा मतलब क्या है अभी समझाएंगे आपको। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये कुछ डायग्राम बने हुए हैं, डायग्राम आप देख पा रहे होगे। पहले प्योर सॉल्वेंट है,
क्या है आपका? प्योर सॉल्वेंट। फिर इस प्योर सॉल्वेंट में मान लो ये 1 मोल ऑफ सॉल्वेंट है और 1 मोल हमने सॉल्यूट मिलाया, तो अब तो ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों हो गया, मतलब सॉल्यूशन कहलाएगा। ये तो आपको समझ में आता है। अगर अकेले हैं सॉल्वेंट, अगर कोई सॉल्वेंट अकेले है, कोई सॉल्यूट नहीं है, तो ऐसा सॉल्वेंट क्या कहलाता है? प्योर सॉल्वेंट। ठीक है। और अगर सॉल्यूट आ गया है तो वो सॉल्वेंट प्योर नहीं कहलाएगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन बनाएंगे। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर समझने के पहले कुछ कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं ताकि हम बेहतर समझ पाएँ। समझना बेटा, जैसे इसमें प्योर सॉल्वेंट है, ये मान लो आपके प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपके प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, देख पा रहे होंगे आप। तो प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं, तो अगर ये इसको हम हीट करें तो ये आराम से ऊपर जाएंगे। और वेपर प्रेशर की डेफिनेशन आपको बता चुका हूँ पहले। मैं क्या बताया था वेपर प्रेशर की डेफिनेशन? देखो, फिजिकल केमिस्ट्री चल रही है और फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब है कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए। तो वेपर प्रेशर क्या सिखाया था? इक्विलिब्रियम कंडीशन पर जो भी लिक्विड के वेपर ऊपर जा रहा है, एट द इक्विलिब्रियम कंडीशन पर वो जितनी प्रेशर लिक्विड के सरफेस पे लगाता है, ठीक है, जो मॉलिक्यूल लिक्विड के सरफेस पर प्रेशर लगाते हैं उन्हीं प्रेशर के सम को क्या बोलते हैं बेटा? वेपर प्रेशर। तो अगर यहाँ पे सिर्फ सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे, इक्विलिब्रियम जब आएगा तो इक्विलिब्रियम पे जितने मॉलिक्यूल सरफेस पर, लिक्विड के सरफेस पर प्रेशर लगाएंगे उसको हम वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट कहेंगे। सॉल्वेंट का कहोगे ना तो प्योर का मतलब अकेला है। तो जब प्योर सॉल्वेंट है तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर चलो हम एज्यूम कर लेते हैं कि क्या है बेटा? P0 है। क्या है? P0। अब एक बात बताओ, आपने इसमें मिला दिया सॉल्यूट। ये मान लो सॉल्यूट के पार्टिकल हैं, ये वाइट कलर से हैं, और इसके पार्टिकल थोड़ा दूसरे कलर से ले लेते हैं सॉल्वेंट के, ये। तो एक बात बताओ आप कि अगर आपने बीच बीच में सॉल्यूट के पार्टिकल आ गए हैं तो क्या सॉल्वेंट के पार्टिकल उतने ऊपर जा पाएंगे जितने पहले जा रहे थे जब सॉल्यूट नहीं था? तो सिंपल सी बात है, नहीं जा पाएंगे उतने। ठीक है, तो हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, कि उतने पार्टिकल जाएं, या आप दूसरे लैंग्वेज में ये कह सकते हो कि पहले ये आराम से ऊपर जा रहे थे, ठीक है, अब सॉल्यूट पार्टिकल बीच में आ गए तो आराम से ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, तो वेपर प्रेशर जितना आना चाहिए, क्योंकि मॉलिक्यूल ही नहीं उतने जा पा रहे हैं। बीच में देखो ये आ गए सॉल्यूट के, है ना, रेड वालों को आप सॉल्यूट मान लो, सॉल्यूट के बीच में आ गए तो बताओ ये क्या इसको जाने दे रहे हैं? आसानी से नहीं जाने दे रहे हैं। तो वेपर प्रेशर जितना आना चाहिए अब उतना वेपर प्रेशर आपका नहीं आएगा, कम आएगा, तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर चलो हम लोग मान लेते हैं बेटा PS है। तो समझना, एक एक टर्म को समझना। पहली बात, हम एक वर्ड समझते हैं लोअरिंग, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग का मतलब क्या होता है? लोअरिंग का मतलब होता है कमी, कितनी कमी आई है वेपर प्रेशर में, उसको हम लोग लोअरिंग कहते हैं। ठीक है, तो देखो पहले तो ज़्यादा था, अब कम है, क्योंकि सॉल्यूशन में आपके सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल कम जाएंगे, तो लोअरिंग कितनी होगी? P0 माइनस PS होगी। ठीक, आगे समझना। रिलेटिव लोअरिंग का मतलब क्या है? रिलेटिव लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग का मतलब है लोअरिंग तो हो रही है लेकिन रिलेटिव का मतलब है पहले के कंपैरिजन में। तो लोअरिंग तो ये है, लोअरिंग सही समझ लेना, सॉल्वेंट का ज़्यादा होता है क्योंकि सॉल्यूट नहीं है रोकने के लिए, तो वेपर खूब बनेंगी। और यहाँ पे सॉल्यूशन का क्या होता है? कम होता है वेपर प्रेशर। क्यों? सॉल्यूट आ गए, यहाँ पर सॉल्यूट आ गए
तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इतना जा नहीं सकते, तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। और रिलेटिव का मतलब क्या होता है? रिलेटिव का मतलब होता है पहले के कंपैरिजन में कमी। तो पहली बात तो ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब समझो। रिलेटिव लोअरिंग का मतलब समझा, पी नॉट माइनस पी एस। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। यह आपने समझ लिया। चलिए तो इस पे समझते हैं आगे। अगले पेज पे ले लेते हैं, एक पेज ले लेते हैं। तो देखो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को थोड़ा सा शॉर्ट में लिखते हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर पे RLVP। तो क्या होगा? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, जहाँ पे पी नॉट क्या है? प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, पी एस क्या है? सॉल्यूशन का। तो एक राउल्ट का लॉ है, समझना, कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो ये पूरा फॉर्मूला हमें डिराइव करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा फॉर्मूला अगर डिराइव करोगे तभी आप इसके न्यूमेरिकल भी कर पाओगे। चलो आगे देखते हैं। तो मोल फ्रैक्शन तो आपको निकालना आता है, चलिए साइड में बता देता हूँ। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर क्या होगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल स्मॉल एन मान लिए हैं, प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ये डिवाइड करके। तो यहाँ पर सॉल्यूट के मोल्स हमने स्मॉल एन माने हैं। स्मॉल एन किसके माने हैं? सॉल्यूट के। और कैपिटल एन हमने मोल्स किसके माने हैं बेटा? सॉल्वेंट के। तो ये फॉर्मूला आपका आगे निकल जाएगा ऐसे, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, इसके बराबर। अब अगर इफ इट इज आइडियल सॉल्यूशन, अगर ये आइडियल सॉल्यूशन है तो क्या होगा बेटा? अगर ये आइडियल सॉल्यूशन है तो हमें पता है कि सॉल्यूट के मोल्स बहुत कम होंगे, सॉल्वेंट के बहुत ज़्यादा होंगे, तो ये लगभग वैल्यू सॉल्वेंट के मोल्स के बराबर आ जाएगी, है ना। और एक बात बताएं आपको, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ही होता है। तो अगर न्यूमेरिकल में डाइल्यूट ना भी हो तो डाइल्यूट आप मान के चलोगे। क्या बोला? न्यूमेरिकल में डाइल्यूट वर्ड ना भी हो तो भी डाइल्यूट मान के चलोगे। अब जो फॉर्मूला निकलने वाला है फाइनली, उससे न्यूमेरिकल बनेंगे आपके। ठीक है, तो डिराइव्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। इधर समझते हैं। यहाँ पे आपका P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। अब यहाँ स्मॉल एन को भी समझना। अगर हम स्मॉल एन है, मोल्स ऑफ द क्या है? मोल्स ऑफ द सॉल्यूट है, तो गिवन मास सॉल्यूट का चलो WA माना, मोलर मास MA माना। ठीक है, क्या माना? MA। और कैपिटल एन बराबर हमने क्या माना? कैपिटल WA अपॉन MA। ठीक है, ये स्मॉल मान लेते हैं, इसको कैपिटल। देखो सिंबल्स हैं, सिंबल्स आप कुछ भी मान सकते हो, मेन है कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। तो यहाँ से P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू, हमने सॉल्यूट का गिवन मास WA, मोलर मास MA डिवाइडेड बाई कैपिटल WA डिवाइडेड बाई कैपिटल MA। अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका? WA। ठीक है, ये टर्म तो ऊपर चला जाएगा, इंटू MA डिवाइडेड बाई कैपिटल WA इंटू स्मॉल MA। अब ये सिंबल्स आपको सारे आने चाहिए, सारे के सारे सिंबल आने चाहिए। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। ये आपका फॉर्मूला आया और इस फॉर्मूले पे आएगा आपका न्यूमेरिकल। और एक बात ध्यान रखना कि न्यूमेरिकल
करते समय आप सिंबल से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को समझना। सिंबल्स हर बुक में इसके अलग अलग होंगे। आप ये मत याद करना डब्ल्यू ए अपॉन कैपिटल डब्ल्यू ए और कैपिटल एम ए अपॉन स्मॉल एम ए, ये पता होना चाहिए, मोल्स निकालना आना चाहिए। तो कुल मिला के ये वाला अगर फॉर्मूला आता है तो आप आराम से ये कर लोगे। तो आई थिंक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप अच्छे से इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। आए समझ में आपको बेटा? चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन है ये, देखिए, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द, किसके प्रोपोर्शनल है? रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ। तो देखो रिलेटिव लोअरिंग क्या होती थी बताओ? रिलेटिव लोअरिंग पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जो कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन बराबर। तो इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ, तो किसका होना चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। अगर टोटल नहीं है, डाइल्यूट के लिए हम लोग मेन पढ़ते हैं, तो यहाँ पे डिवाइड होना चाहिए सॉल्वेंट के मोल से। तो सॉल्यूट मॉलिक्यूल तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, यही आपका बेटा करेक्ट आंसर है। क्यों? सॉल्वेंट ये रहा और सॉल्वेंट ये, सॉरी आपका सॉल्यूट ये रहा, सॉल्वेंट ये रहा। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू सॉल्यूट ही गलत है। सॉल्यूट मोल्स टू द टोटल नंबर ऑफ मोल सॉल्यूशन, नहीं बेटा ये ज़्यादा करेक्ट है, देखा नहीं तो ऑप्शन। सॉल्यूट मोल्स, सॉल्यूट के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूशन, तो ये यहाँ से आपसे पूछ रहा है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन द सॉल्यूशन, ये आपका करेक्ट नहीं होगा। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, है ना? और न्यूमेरिकल करते समय ध्यान रखना आइडियल ही मान के करोगे, नहीं भी दिया तो भी, क्योंकि आइडियल के ही केस में ये ज़्यादा लागू होता है। वांट अ फैक्टर है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। और यहाँ पे हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को पहले समझते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। समझना बेटा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको हम लोग समझते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, देखो यहाँ पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको समझते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समझना। जैसे इसमें भी कोई एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो ये आपका एक बीकर है, कंटेनर है, इस पे आपका प्योर सॉल्वेंट है। प्योर सॉल्वेंट है कुछ, मान लो वाटर ही है प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ये बना दिए, ये रहे आपके प्योर सॉल्वेंट, ठीक है? समझना, प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल। तो एक बात बताओ, जब प्योर सॉल्वेंट है तो वेपर प्रेशर अच्छा आएगा, ठीक है? और बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है बेटा? क्या होती है डेफिनेशन? वो टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। क्या बोला? वो टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, तो वो टेम्परेचर क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट। तो एक बात बताओ, सॉल्वेंट जब अकेले है तो वेपर खूब बनेगी, वेपर प्रेशर उसी के हिसाब से आ जाएगा, है ना? लेकिन जैसे ही सॉल्यूट आप मिलाओगे तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल उतना तेजी से ऊपर जा नहीं पाएंगे, वेपर कम बनेंगी और कम लिक्विड के सरफेस पे टकराएंगी, तो वेपर प्रेशर कम आएगा, है ना? कम आएगा ना? और कम अगर आया तो बॉइलिंग पॉइंट तो नीचे जा आपका चला जाएगा। तो आपका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही रहे, इसके लिए टेम्परेचर आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज हो जाएगा।
और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। जब आप सॉल्यूट मिला देते हो तो सॉल्यूट मिलाने के बाद, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि वेपर आपको अब ज़्यादा बनानी होती है तो टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा, तो टेम्परेचर भी ज़्यादा लगेगा, तो टेम्परेचर की वैल्यू फाइनली ज़्यादा आएगी, है ना। तो यहाँ पे समझ लो तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट मान लो हमने माना है T0, और फिर हम मानते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का हम मान लेते हैं चलो TS। तो अभी आपको बोला अगर इनका चेंज निकालना हो तो चेंज का मतलब ये होता है एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब कितना इंक्रीज हुआ है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है तो डेल्टा टी से हम डिनोट कर सकते हैं। अब बॉइलिंग पॉइंट है इसलिए डेल्टा टी बी, तो ये किसके बराबर होगा, ये आपका सॉल्यूशन के, ये आपके सॉल्यूशन के माइनस सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीज, कितना इंक्रीज हुआ है बॉइलिंग पॉइंट में। तो आगे इसको और समझते हैं। तो स्टेटमेंट है बेटा, क्या स्टेटमेंट है समझना कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का जो एलिवेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलैलिटी के, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन के। अब आपको मोलैलिटी तो आती है निकालना, पहले भी आपको सिखाया है, और यहाँ पर डायरेक्टली का साइन हटाते समय कांस्टेंट आता है जिसको हम Kb कहते हैं। और Kb क्या है बेटा आपका, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। तब तक मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसको सही से देख लीजिए। Kb क्या है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, क्लियर। और ये वैल्यू आपको न्यूमेरिकल में दी रहती है, और इसके आगे भी इसको आप डिराइव कर सकते हो। और एक बात बताएं, ये आपकी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, तो इसका मतलब यहाँ वॉन्ट है फैक्टर यूज होगा, और वॉन्ट है फैक्टर के बारे में अभी आपको पढ़ाया जाएगा। तो इस बात को मैं नोट पॉइंट में लिख रहा हूँ कि आप क्वेश्चन लगाते समय ये जरूर ध्यान देंगे, अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का आया है तो वॉन्ट है फैक्टर क्या है सॉल्यूट का, तो ये आप जरूर ध्यान देंगे। ऐसे नहीं कि आप सीधे वॉन्ट ऑफ फैक्टर को ध्यान ही ना दो। और अभी न्यूमेरिकल हम कराएंगे CBSE बोर्ड के जो आए हुए हैं। चलो आगे और देख लेते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने देखा, इसके बाद थोड़ा सा और समझते हैं। तो डेल्टा टीवी बराबर हमने देखा I इंटू के बी इंटू मोलैलिटी, और मोलैलिटी को अगर आपको आगे चेंज करना है तो डेल्टा टीबी बराबर क्या लिख सकते हैं, I इंटू के बी, और मोलैलिटी को चेंज कर लो। मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का मास चलो हमने ग्राम में ले लिया, तो यहाँ पे 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये सारी बातें आपको सिखाई हैं। और नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के निकालना है तो चलो गिवन मास WA मान लिया, मोलर मास MA मान लिया, कैपिटल W सॉल्वेंट का मास है इंटू 1000। तो यहाँ पे ये वैल्यू आप रख सकते हो। चलो थोड़ा इधर लिख देते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा टीवी बराबर I इंटू के बी, और मोलैलिटी की पूरी वैल्यू क्या निकाली है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू कैपिटल W मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। अब देखो कभी कभी न्यूमेरिकल में आपसे डायरेक्ट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट नहीं पूछता, वो ये कहता है कि जो आपने सॉल्यूट मिलाया है उसका मोलर मास क्या है, ठीक है।
गिवन मास दे देगा, मतलब WA, मोलर मास आपसे पूछेगा। फिर मैं आपको बोल रहा हूँ सिंबल्स मत रटना, आपको न्यूमेरिकल लगाने के लिए इस फॉर्मूले का मेन यूज करना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि डेल्टा टीबी बराबर I इंटू के बी इंटू मोलैलिटी होता है। मोलैलिटी निकालना आपको आता है और ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो देखो अगर मोलर मास पूछा है सॉल्यूट का तो ये सारी वैल्यू आपको दे देगा। तो ऐसा नहीं है, इस फॉर्मूले को अगर आप चेंज करके लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे डेल्टा टीबी इंटू इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है और कैपिटल W ग्राम में इक्वल्स टू I इंटू के बी इंटू WA इंटू 1000। तो यहाँ पे अगर MA बराबर हम निकालना चाहें तो I इंटू के बी इंटू WA इंटू 1000 अपॉन यहाँ पे डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल W ग्राम में। तो ये देखो एक फॉर्मूला आपका यहाँ से ये भी आ गया, ठीक है। तो इसमें हम आगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बेटा यहीं तक क्लास। और जाते जाते मैं आपको बता दूं इतने सारे फॉर्मूले नहीं याद रखे जाते, ये तो हमें आपको सिखाना है, तो हम पूरा डिराइव्ड कर रहे हैं। आप इस फॉर्मूले को याद रखो और यहीं से न्यूमेरिकल लगाओ। जो भी अगर आपको मोलैलिटी निकालनी है साइड में निकाल लो, फिर न्यूमेरिकल में वैल्यू पुट करो। ऐसे ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थ्योरी के लिए आप बेटा मानविक एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th, नीट और JEE की कंप्लीट केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। तो आज की क्लास यहीं तक बेटा, थैंक यू।